Good morning students. Welcome in business studies class. Today we are going to discuss the concept, features and theory of motivation. What is motivation? Motivation is a process of inducing people to perform to their best ability to accomplish the desired objective. It is a fire butter flame relationship. This results in a brilliant flame of work efficiency and the manager succeeds in his objectives. Many scholars have given different definitions on the basis of their experience from time to time. According to Kuntes O'Donnell, to motivate is to induce people to act in a desired manner. According to W.G. Scoot, motivation means a process of stimulating people to action to accomplish desired goals. अब यहाँ पर मोटिवेशन के मीनिंग को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना हम इस चैप्टर को कवर नहीं कर पाएंगे कि रियल में मोटिवेशन है क्या, उसके पीछे क्या मोटिव हैं, क्या मोटिवेटर्स उसके पीछे रोल प्ले कर रहे हैं. तो हमारा मोटिवेशन कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. तो हम उसे सबसे फर्स्ट उसकी बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं कि मोटिवेशन में हमने मेन क्या लेना है. देखो, आवर success of our organization depends on the efficiency of the employees, efficiency of the human beings. जो human beings हमारी organization में काम कर रहे हैं उनके ऊपर ही हमारी organization की success depend करती है. और उनकी जो efficiency है उसके ऊपर दो factors हैं, जो main two factors जिनके साथ उनकी efficiency attach है. First factor क्या है? लेवल ऑफ एबिलिटी टू डू द सर्टेन वर्क. जो वर्क आपने एक एम्प्लॉय को दिया है उस वर्क को करने के लिए उसकी एबिलिटी क्या है, वो एबिलिटी कैसे आ सकती है उसमें, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, सेमिनार्स, वर्कशॉप. और सेकेंड फैक्टर उसकी एफिशिएंसी से रिलेटेड जो होता है वो होता है उसकी विलिंगनेस टू डू द वर्क. और विलिंगनेस को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? इट कैन बी क्रिएटेड बाय मोटिवेशन. हम किसी पर्सन की विलिंगनेस को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन. वेन एवर ए पर्सन डज सम वर्क देयर इज ऑलवेज ए नीड बिहाइंड इट. अगर कोई भी पर्सन कोई काम कर रहा है ना, तो उसके पीछे उसकी एक पर्टिकुलर नीड होती है, तभी वो उस काम को करता है, अदरवाइज वो उस काम को नहीं करता. और वो जो ये नीड है उसकी, यही उसका मोटिव होता है. नीड इज आल्सो कॉल्ड ए मोटिव. आप जो भी काम करते हो उसके पीछे आपकी एक पर्टिकुलर नीड होती है और उस नीड को फुलफिल करने के लिए ही आप वो काम करते हो. आप इस वीडियो लेक्चर को सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो? क्योंकि आपको इसकी नीड है. ये लेक्चर आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा और एग्जाम में आप जितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे उतना ही आपका हायर स्कोर रहेगा, हायर परसेंटेज रहेगा. तो इस नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए आप ये वीडियो सुन रहे हो. इससे रिलेटेड और भी वीडियो सुनोगे, क्वेश्चंस की, केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करोगे. क्यों? क्योंकि आपकी ये नीड है. अगर इस तरह का कोई टॉपिक आपको दिया जाए जो आपके एग्जाम में नहीं आना है, ठीक है, तो हो सकता है आप उस वीडियो को बहुत अच्छे से नहीं सुनोगे, आप उसके क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. क्यों? क्योंकि उसके पीछे आपकी नीड नहीं है. ठीक है, तो यानी कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके पीछे हमारी कोई नीड होती है और वो नीड हमारी क्या होती है? मोटिव. और उस नीड के अकॉर्डिंग, उस मोटिव के अकॉर्डिंग ही जो है हम अपनी नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए एफर्ट्स करते हैं. अब नेक्स्ट जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है इट इज़ ए बटर फ्लेम रिलेशनशिप. ठीक है, कि मोटिवेशन एक बटर फ्लेम रिलेशनशिप कैसे है. जैसा कि इसके नाम से ही आपको बेटा पता चल रहा है कि फायर बटर फ्लेम रिलेशनशिप. जैसे ही हम आग में घी डालते हैं तो आग तेजी से जलने लगती है. सेम इसी तरह से जो हमारी नीड्स हैं उन नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए अगर मोटिवेटर नाम का कोई टूल उसमें एंटर कर दिया जाए तो हमारा जो मोटिवेशन है वो बहुत तेज हो जाता है और हम उस काम को बहुत अच्छे से करने लगते हैं. हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है और हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो हैं वो क्विकली अचीव होने लगते हैं. ठीक है, तो अब मोटिवेटर वर्ड मैंने यहाँ पर यूज़ किया है. वो मोटिवेटर्स क्या होते हैं? हर पर्सन की नीड अलग अलग होती है और उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम उसे मोटिवेटर प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, 2 एम्प्लॉयज़ के एग्जाम्पल यहाँ मैं ले रही हूँ. एक एम्प्लॉय मिस्टर ए है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, जो
कम सैलरी पे काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी सैलरी इंक्रीज हो जाए जिससे वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर सके। तो अब यहाँ पर उनके लिए मोटिवेटर रहेगा मॉनिटरी मोटिवेटर। उनका मैनेजर उनकी नीड को जज करेगा कि ये किस तरह का पर्सन है, इसकी नीड्स क्या हैं, किस तरह से मोटिवेट हो सकता है ये, ठीक है। तो उसके मैनेजर ने जज किया कि इसकी फाइनेंशियल नीड्स हैं, ओके। तो वो मैनेजर उसे डिस्कस करता है कि मिस्टर ए, अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपकी सैलरी डबल कर देंगे, आपको बोनस देंगे, आपको इंक्रीमेंट देंगे। तो ऑटोमेटिक जो ये सैलरी, इंसेंटिव, बोनस जैसे वर्ड्स हैं, ये मिस्टर ए के लिए क्या काम करेंगे, मोटिवेटर का काम करेंगे। उनका जो मोटिव था, उनकी मोटिव यानी कि उनकी नीड क्या थी, फाइनेंशियल नीड थी, ये मोटिवेटर उनकी फाइनेंशियल नीड्स को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। सेकेंड एम्प्लॉई है मिस्टर बी। मिस्टर बी चाहते हैं कि उनका ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेटस हो, सभी उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके पास अलग से कैबिन हो, ठीक है, उनकी अलग से रिकॉग्नाइजेशन हो, वो एक इंचार्ज की फॉर्म में, एक बॉस की फॉर्म में काम करें, सभी उनके ऑर्डर्स को ओबे करें, ठीक है। तो उनको सैलरी, इंसेंटिव, इस तरह की जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए, उनकी फाइनेंशियल नीड्स सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो अब मैनेजर क्या देखेगा कि इस पर्सन की क्या कर दी जाए, प्रमोशन कर दी जाए। अब वो मिस्टर बी को कहते हैं कि मिस्टर बी, अगर आप बहुत अच्छे से काम करोगे तो आपको सुपरवाइजर से जो है सीनियर मैनेजर बना दिया जाएगा, ठीक है, आपकी प्रमोशन कर दी जाएगी। तो मिस्टर बी भी क्या करने लगेंगे, अपनी फुल एफिशिएंसी से काम करने लगेंगे। अब ये उनको जो मोटिवेटर मिला, ठीक है, प्रमोशन जो उनको मोटिवेटर के टूल के फॉर्म में हमने प्रोवाइड किया, इससे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी जो है हम टाइम पे सक्सेसफुली अचीव कर पाएंगे। फाइनली अब हम क्या कहेंगे कि मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज ए स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉयज to perform to their best capacity. It comes automatically from inside the employees as it is the willingness to do the work. मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है, ठीक है। तो हम एम्प्लॉय की नीड को जज करेंगे, उसकी इंटरनल फीलिंग को डायग्नोज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसे एक मोटिवेटर प्रोवाइड करेंगे और फाइनली हम अपने मोटिवेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। और जैसे ही हमारा मोटिवेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, ऑटोमेटिक हमारी वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो हमें अचीव होने स्टार्ट हो जाएंगे। कम टू द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन कैन बी आइदर और पॉजिटिव, ठीक है। हम किसी को पॉजिटिव मोटिवेशन भी दे सकते हैं और किसी को नेगेटिव मोटिवेशन भी दे सकते हैं। पॉजिटिव मोटिवेशन मीन्स कि आप उसे अवार्ड दे रहे हो, आप उसकी प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है, ये सब पॉजिटिव मोटिवेशंस हैं। अगर किसी को आप गुस्से से कोई काम करवा रहे हो, उसको डिमोशन दे रहे हो, उसकी सैलरीज में डिडक्शन कर रहे हो, ये सब क्या है, नेगेटिव मोटिवेटर्स हैं। मोटिवेशन इज ए कम्प्लेक्स प्रोसेस। देखो, ऑल एम्प्लॉयज हैव डिफरेंट नीड्स because many people are there and may are not motivated by one motivator, so it is a complex process। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं और उन सब एम्प्लॉयज की नीड्स अलग अलग होती हैं। सबको एक ही तरह के मोटिवेटर से हम जो है मोटिवेट नहीं कर सकते। सब एम्प्लॉयज पर अलग अलग मोटिवेशन टूल्स इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं, तभी वो मोटिवेट होते हैं। अब एक मैनेजर के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो हर एम्प्लॉय की नीड को, उसके मोटिव को जज करे, उसके अकॉर्डिंग उस पर मोटिवेशन का जो टूल है, मोटिवेटर जो है, वो अप्लाई करे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मोटिवेशन इज ए कम्प्लेक्स प्रोसेस। इट इज ए इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है जिसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे बिहेवियर से होता है, एम्प्लॉय के इंटरनल बिहेवियर से होता है, ठीक है। तो जिस पर्सन का जिस तरह का बिहेवियर होता है वो उसी फॉर्म में ही मोटिवेट हो जाता है। इट प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। द बिहेवियर ऑफ द मोटिवेटेड एम्प्लॉय क्लियरली शोज दैट दे आर इंक्लाइंड टुवार्ड्स देयर गोल्स, सो इट सिंपली इम्प्रूव देयर वर्क परफॉर्मेंस। मोटिवेशन का रिलेशन किससे है, एम्प्लॉय के बिहेवियर से है, क्योंकि वो एक इंटरनल फीलिंग है, ठीक है। हम इंटरनल फीलिंग को देखते हुए, एम्प्लॉय के बिहेवियर को देखते हुए उससे मोटिवेट करने की एफर्ट्स करते हैं, उस पर एक पर्टिकुलर मोटिवेटर जो है अप्लाई करते हैं, जिससे उसका बिहेवियर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे ही हमारे एम्प्लॉय का बिहेवियर चेंज होता है, ऑटोमेटिक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक सुपरवाइजर को आपने मोटिवेट किया कि आपकी प्रमोशन कर देंगे, आपको सीनियर मैनेजर बना देंगे, ठीक है। अब इस मोटिवेटर के मिलते ही उसका बिहेवियर क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे उसका बिहेवियर चेंज होता है वो ज़्यादा एफर्ट से काम करने लगता है, यानी कि आपने फायर में क्या डाल दिया, बटर डाल दिया,
ठीक है, जैसे उससे बटर डला उसकी फ्लेम क्या होने स्टार्ट हो गई, तेज होने स्टार्ट हो गई। अब फ्लेम तेज स्टार्ट हो गई है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक हम अपने गोल को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अचीव कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा सुपरवाइजर था वो अपनी कैपेसिटी का बेटर यूटिलाइजेशन करके परफॉर्म करेगा। दीज आर द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। नाउ कम टू द मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। ठीक है, मास्लो ने एक थ्योरी प्रेजेंट की। ये जो थ्योरी थी बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटा। इस थ्योरी के ऊपर बेस्ड आपका जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में जरूर आता है। हायरार्की थ्योरी जो है वो क्या है? इट रेफर्स टू दैट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच इज बेस्ड ऑन ए हायरार्की ऑफ 5 ह्यूमन नीड्स. It is given in 1943 by Abraham Maslow. These needs are in the form of pyramid. अब्राहम मास्लो ने पिरामिड की फॉर्म में कुछ नीड्स को प्रेजेंट किया है, और अब्राहम मास्लो कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स की ये 5 नीड्स होती हैं, और ये इसी सीक्वेंस में ही नीड्स जो हैं वो काम करती हैं। फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल नीड, सेकेंड वन इज सेफ्टी नीड, third one is social need, fourth one is esteem need, and fifth one is self fulfillment need, or we can say that self actualization need. Now come to the detailed description of the needs. First one is physiological needs. In this category those needs are included which need to be satisfied to keep a man alive. हमें जीवित रहने के लिए कुछ नीड्स जो हैं हमारी सेटिस्फाइड करनी पड़ती हैं। उन नीड्स को मास्लो ने फर्स्ट रैंक पर रखा है। वो नीड्स क्या हैं? फूड, शेल्टर और क्लोथ। इस टाइप की नीड्स हमारे को अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है। मास्लो कहते हैं कि सबसे फर्स्ट एक पर्सन को इन्हीं नीड्स को ही सेटिस्फाइड करना है। अगर हमारी फूड, शेल्टर, क्लोथ की नीड सेटिस्फाइड हो जाती है तब हम मूव करते हैं नेक्स्ट नीड पर। द नेक्स्ट नीड इज सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। ए मैन थिंक्स अबाउट इज सेफ्टी। अब अगर हमारे पास फूड, शेल्टर और क्लोथ तीनों नीड सेटिस्फाइड हैं, यानी कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो सेटिस्फाइड हैं, तो हम अपनी सेफ्टी की चिंता करने लगते हैं। सेफ्टी इंक्लूड्स फिजिकल एंड इकोनॉमिक सेफ्टी। 2 तरह की सेफ्टी हम चाहते हैं। Physical safety refers to the defense against accident, attacks, disease and other unexpected problems. अब फिजिकल सेफ्टी क्या है कि अगर हमारे पास 2 व्हीलर है तो हम चाहेंगे हमारे पास कार होनी चाहिए, ठीक है। हम अपनी इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटीज़ लेना चाहेंगे कि कल को हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारी फैमिली जो है वो सिक्योर रहे, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ परचेज करना चाहेंगे कि अगर हमें कोई डिजीज़ हो जाती है, ठीक है, तो हमारे मेडिकल एक्सपेंडिचर से हमारी फैमिली के ऊपर अननेसेसरी बर्डन ना रहे। तो ये हमारी क्या है? फिजिकल सेफ्टी है। अब इकोनॉमिक सेफ्टी क्या है? इकोनॉमिक सेफ्टी मीन्स सेफ्टी ऑफ लाइवलीहुड एंड अरेंजमेंट ऑफ ओल्ड एज। अब अगर हमारी सबसे फर्स्ट फूड, शेल्टर और क्लोथ की नीड सेटिस्फाइड हो गई, फिर हमारे पास 2 व्हीलर्स थे, हमने कार ले ली, हमने हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस जैसी पॉलिसीज़ ले ली, ठीक है, और भी कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स थी उनसे भी हमने अरेंज कर लिया। अब हम नेक्स्ट इकोनॉमिक सेफ्टी के बारे में सोचेंगे कि हमारे बैंक बैलेंस होने चाहिए, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हमने अपनी ओल्ड एज के लिए कुछ पैसा जमा करके रखना चाहिए कि जब हम अर्निंग करने के लिए कैपेबल ना हों तो हमारे को फाइनेंशियल नीड्स जो हैं वो हमारी सेटिस्फाइड रहें, ठीक है। अब फर्स्ट फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाइड होने के बाद पर्सन कहाँ मूव करता है? सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड पर। अब जब उसके पास सब कुछ हो गया, उसके पास अच्छा बैंक बैलेंस है, उसके पास कार है, उसके पास प्रॉपर्टी है, सब कुछ उसकी सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स फुलफिल हो गई, अब वो थर्ड नीड पर मूव करता है। ये मास्लो का एक चार्ट है। मास्लो ने ह्यूमन बींग्स की नीड को स्टडी किया और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है। अब मास्लो कहते हैं कि फर्स्ट 2 नीड सेटिस्फाइड होने के बाद पर्सन कहाँ मूव कर जाता है? सोशल नीड्स पर। इट रेफर्स टू द नीड ऑफ अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप। अब पर्सन कहता है, ह्यूमन बीइंग कहता है कि मेरे रिलेटिव्स होने चाहिए, फ्रेंड्स होने चाहिए, जिनके साथ मैं अपने हैप्पीनेस, सोरोज जो हैं वो शेयर कर सकूं, ठीक है, अपने सुख दुख बांट सकूं, ठीक है। अब अगर आपके सोशल रिलेशनशिप की बात की जा रही है यहाँ पर कि जब हमारी फर्स्ट 2 नीड्स सेटिस्फाइड होती हैं तो ही हम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन रख पाते हैं, यानी कि अपनी सोशल नीड्स को सेटिस्फाइड कर पाते हैं। फोर्थ नीड इज एस्टीम नीड्स। इट रेफर्स टू द नीड ऑफ रिस्पेक्ट,
ऑटोनॉमी, स्टेटस, रिकॉग्नाइजेशन, अटेंशन, ठीक है। जब हमारे फ्रेंड्स बन गए, रिलेटिव्स के साथ हमारे बिलोंगिंगनेस हैं, अच्छे रिलेशंस हैं हमारे सबके साथ, ठीक है। और अब हमारे को क्या चाहिए, सोसाइटी में हमारा स्टेटस होना चाहिए, सभी लोग हमारी तरफ अटेंशन दें, हमारे पास रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट हो, यानी कि चाहे आप बिजनेस कर रहे हो तो एक अच्छे बिजनेसमैन हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके जॉब प्रोफाइल में आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंस हो, ठीक है। इस तरह की नीड को आप क्या करना चाहते हो, सेटिस्फाइड करना चाहते हो। अब अगर आपकी एस्टीम नीड भी सेटिस्फाइड हो गई है तो ह्यूमन बीइंग कहाँ मूव कर जाते हैं, नेक्स्ट नीड पर मूव कर जाते हैं, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड रेफर टू द डिजायर टू मैक्सिमाइज whatever potential an individual possesses, यानी कि जिस प्लेटफॉर्म एरिया पे आप काम कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म एरिया में आप टॉप लेवल पर पहुंचना चाहते हो। आप एक टीचर हो तो आप अपने सिटी के बेस्ट टीचर बनना चाहते हो, आप एक डॉक्टर हो तो आप एक अपने सिटी के बेस्ट डॉक्टर बनना चाहते हो, आप म्यूजिशियन हो, ठीक है, या मैजिशियन हो, ठीक है, जो भी हो आप, ठीक है, तो आप अपने फील्ड में खूब नाम कमाना चाहते हो, ठीक है, अपने फील्ड में खूब बुलंदियों को छूना चाहते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। तो ह्यूमन बीइंग्स की नीड्स को मास्लो ने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और अकॉर्डिंग टू मास्लो व्हेन फर्स्ट नीड सेटिस्फाइड देन ह्यूमन बीइंग मूव टू द नेक्स्ट नीड। मास्लो क्या कहते हैं कि अगर पहली नीड सेटिस्फाइड होती है तो ही ह्यूमन बीइंग जो है दूसरी नीड पर ट्रांसफर होता है, मूव होता है, अदरवाइज वो दूसरी नीड पर मूव नहीं होता, जंप नहीं करता। मास्लो कहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग, मास्लो के अकॉर्डिंग, फिजियोलॉजिकल नीड के बाद ह्यूमन बीइंग सोशल नीड्स पे नहीं आता, सोशल नीड के बाद वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पर नहीं आता, इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही वो काम करता है। अब मास्लो ने इस थ्योरी को जब प्रिपेयर किया तो उन्होंने कुछ अजम्पशंस ली, जो मैंने वैसे साथ साथ आपको डिस्कस की हैं, फिर भी हम उनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द मास्लो, पीपल्स बिहेवियर बीइंग अफेक्टेड बाय देयर नीड्स। वो कहते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है वो कब चेंज होता है, जब हमारी नीड्स चेंज होती हैं। रियलिटी है, मोटिवेशन एंड्स विद नीड्स विद द सेटिस्फेक्शन, आफ्टर दैट द नेक्स्ट हायर नीड सेंस एज ए मोटिवेटर। जैसे ही फर्स्ट नीड फुलफिल हो जाती है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल आ जाता है। फर्स्ट नीड क्या थी, फिजियोलॉजिकल नीड, आपके पास अच्छा रहने के लिए घर है, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छा खाना है खाने के लिए, ठीक है। तो आप सेकंड नीड पर मूव हो रहे हो, अब आप चाहते हो 2 व्हीलर होना चाहिए, 2 व्हीलर आ गया तो आपके पास कार होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप एक नीड के सेटिस्फाइड होने पर नेक्स्ट नीड पर क्या कर जाते हो, मूव कर जाते हो। People move to next higher need only when the lower needs are satisfied. But there are some criticisms of the theory. Many researchers have opposed this theory and given their own criticism. Maslow hierarchy of needs is not permanent. This changes according to the situation. बहुत सारे रिसर्चर्स ये कहते हैं कि ये थ्योरी जो है वो वैलिड थ्योरी नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग की नीड्स के ऊपर है, और जो नीड्स का अजम्पशन, जो सीक्वेंस मास्लो ने लिया है, ज़रूरी नहीं है कि वो परमानेंट हो, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द नीड ऑफ ओनली वन कैटेगरी बी स्ट्रॉन्ग एट ए टाइम एंड द रिमेनिंग रिमेन अनइम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन सिर्फ अपनी एक टाइम पर फिजियोलॉजिकल नीड्स को ही पूरा करना चाहता है, वो अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स के साथ साथ नेक्स्ट 2 नीड्स के बारे में भी सोच सकता है, ठीक है। फूड, शेल्टर और क्लॉथ की अरेंजमेंट करते करते वो अपनी फ्यूचर के बारे में भी सोच सकता है कि भी मेरी जितनी लिमिटेड इनकम है, ठीक है, उस लिमिटेड इनकम में से कुछ मुझे अपने फ्यूचर के लिए भी बचाना चाहिए। उस टाइम पर भी वो अपनी सोशल नीड सेटिस्फाइड कर सकता है, वो अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेशंस को हेल्दी रख सकता है। बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये 2 क्रिटिसिजम्स दिए हैं। फाइनली हम कंक्लूड करेंगे कि मास्लो की थ्योरी से हमें क्या कंक्लूजन मिला। जनरली द एम्प्लॉयज और ऑल द ह्यूमन बीइंग्स फॉलो दिस सीक्वेंस ऑफ नीड्स। मास्लो कहते हैं कि जनरली सभी ह्यूमन बीइंग्स इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। Sometimes when sequence is not followed. For example, people may have social needs active without satisfaction of physiological and safety needs. Sometimes there can be only self-actualization need present, ignoring all other needs. It is therefore clear that needs can be motivators.
in order to satisfy needs, an individual himself wants to work with strength and full capacity. Now come to the case study questions. First question is, the psychology lecture of MBA student of Icon Institute was going on. The lecturer discussed that some employees have the desire for status or ego of self-respect and recognition. Some have to desire to be what they want to be. Some aspire for acceptance and sense of belongingness. Some need defense against unexpected problems in future. आइडेंटिफाई द टॉपिक ऑफ साइकोलॉजी लेक्चर. अब साइकोलॉजी का जो लेक्चरर है, जो टीचर है, वो कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है उनको? ह्यूमन नीड्स का टॉपिक पढ़ा रहा है, क्योंकि ह्यूमन नीड्स के बारे में यहाँ बात की जा रही है कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की डिज़ायर ये है, दूसरे की ये है, तीसरे की ये है. ठीक है, तो कौन से टॉपिक के बारे में यहाँ डिस्कशन हो रही है? ह्यूमन नीड्स के बारे में यहाँ डिस्कशन हो रही है. सेकेंड क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द डिज़ायर्स ऑफ एम्प्लॉयज डिस्कस्ड अबव. अब यहाँ जो एम्प्लॉयज़ की डिज़ायर्स की बात की जा रही है, तो वो कौन सी डिज़ायर्स हैं, उसकी कौन सी नीड्स हैं उन एम्प्लॉयज़ की? तो वेरी फर्स्ट हम सेकेंड लाइन से स्टार्ट करेंगे. सम एम्प्लॉयज़ हैव टू डिज़ायर फॉर स्टेटस और ईगो ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइजेशन. अब कुछ एम्प्लॉयज़ क्या चाह रहे हैं कि उनकी जो है स्टेटस होना चाहिए, अच्छी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सोसाइटी में रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए. ठीक है, तो अब उनकी नीड्स जो हैं वो किस तरह की नीड्स हैं? एस्टीम नीड्स हैं. सेकेंड कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, सम हैव टू बी डिज़ायर टू बी व्हाट दे वांट टू बी, कि वो हायर लेवल, टॉप लेवल अचीव करना चाहते हैं अपने जिस भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं. ठीक है, तो अब यहाँ कौन सी नीड्स आ रही हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आ रही है. थर्ड कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, some aspire for acceptance and sense of belongingness. belongingness, acceptance और friendship वाली कौन सी needs हैं? social needs हैं. last category of employees says that some need defense against unexpected problems in future. वो unexpected problems future में कुछ भी खड़ी हो सकती हैं, उनसे related अपनी safety चाहते हैं. तो कौन सी needs को satisfied करना चाह रहे हैं? वो अपनी safety और security need को satisfied करना चाह रहे हैं. Come to the next case study question. Huma is working in a company on a permanent basis. As per the job arrangement, she had to work for 8 hours a day and was free to work overtime. Huma worked overtime, due to which she fell ill and had to take leave from her work. No one showed concern and inquired about her health. She realized that she was fulfilling only some of her needs, while some other needs still remained to be fulfilled. By quoting the lines from the above para, identify the needs of Huma which she is able to fulfill, and also explain two other needs of Huma followed by the above needs which she still remain to be satisfied. अब सबसे फर्स्ट हम केस को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या केस है हमारा. हुमा एक कंपनी में जॉब कर रही है. उस कंपनी में उसे क्या ऑफ़र किया गया है कि आप 8 आवर्स एक दिन में काम कर सकते हो, उसके बाद भी अगर आप ओवर टाइम काम करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. हुमा क्या करती है? अपने 8 आवर्स तो काम करती ही है और साथ में ओवर टाइम भी काम करती है, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाती है. और जब वो बीमार हो जाती है तो अपनी जॉब से लीव ले लेती है. अब लीव लेने पर कोई भी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में से उसका पता करने नहीं आता, कोई भी ये इंक्वायरी नहीं करता कि उसका क्या हेल्थ इशू चल रहा है, जिससे वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती है कि देखो मेरा किसी ने भी पता नहीं किया. शी रियलाइज दैट, वो क्या रियलाइज़ करती है कि उसने ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए अपनी कुछ नीड्स को तो सेटिस्फाइड किया है, लेकिन कुछ नीड्स को उसने सेटिस्फाइड नहीं किया. स्टिल रिमेन टू बी सेटिस्फाइड, अभी उसको बाकी है उन नीड्स को सेटिस्फाइड करना. ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या था कि फर्स्ट क्वेश्चन वो कहता है कि बताओ उसने किन किन नीड्स को सेटिस्फाइड कर लिया है, और उसके लिए पर्टिकुलर लाइन भी कोट करो. ठीक है, उसने अपनी फर्स्ट 2 नीड्स को सेटिस्फाइड किया, एक तो फिजियोलॉजिकल नीड्स को और दूसरा सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स को. क्यों? क्योंकि वो एक परमानेंट बेसिस पर काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन में
फर्स्ट लाइन ले सकते हो, फर्स्ट लाइन के साथ आप सेकेंड लाइन भी ले सकते हो, वैसे फर्स्ट लाइन सफिशिएंट है। हुमा इज वर्किंग इन ए कंपनी ऑन ए परमानेंट बेसिस, वो उस कंपनी की परमानेंट एम्प्लॉई है, ठीक है। तो परमानेंट एम्प्लॉई है तो उसकी फूड शेल्टर क्लोथ जैसी जो नीड्स हैं वो भी फुलफिल हो रही हैं। परमानेंट एम्प्लॉई है तो उसको सेफ्टी भी है कि अगर मैं लीव ले रही हूँ जॉब से, अगर मैं कुछ दिन बीमार होने की वजह से जॉब ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन मुझे जो है वहाँ से हटाएगा नहीं, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन की एक परमानेंट एम्प्लॉई हूँ, ठीक है। तो उसने अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी, फिजियोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाइड किया है। सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि ऐसी नीड्स बताइए जिन नीड्स को उसे अभी सेटिस्फाइड करना पेंडिंग है, रिमेनिंग है, ठीक है। तो उसकी सोशल नीड्स और एस्टीम नीड्स पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि देखो सोशल नीड्स क्या होती हैं, जिसमें हमारे फ्रेंड्स होते हैं और बिलोंगिंगनेस होती है सबकी हमारे साथ, हमारे रिलेटिव्स जो हैं वो हमारी टेक केयर करते हैं। अब यहाँ पर उसकी सोशल नीड सेटिस्फाइड नहीं हुई, क्यों? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में से उसका पता करने नहीं आया, किसी ने भी अपना कंसर्न शो नहीं किया उसके बारे में, ठीक है। उसकी एस्टीम नीड भी अभी सेटिस्फाइड नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको अभी ऑर्गेनाइजेशन में जो है अच्छा स्टेटस, अच्छी रिस्पेक्ट, अच्छा अटेंशन नहीं मिल रहा। अगर उसका रिस्पेक्ट और अटेंशन ऑर्गेनाइजेशन में होता तो सभी अपना कंसर्न उसकी तरफ शो करते, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द मास्लो थ्योरी रिलेटेड केस स्टडीज। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।